नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर बात करेंगे राजस्थान गेस्ट फैकल्टी भर्ती 2026 के बारे में, जो कि विद्या संबल योजना से संबंधित है। प्रथम चरण इनकी प्रथम फेज जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं और संशोधित जो आदेश आया है बीकानेर से, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आवेदन किस प्रकार से रहने वाले हैं, बिल्कुल नए अपडेट के साथ में फिर से बीकानेर से आदेश जारी किए गए हैं। वेतन 400 रुपये प्रति घंटा, मैक्सिमम 30,000 रुपये यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी जानकारी आज के इस वीडियो पर। मैं हूं दौलत और आप देख रहे हो दौलत टेक्निकल यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सभी से निवेदन रहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी न्यूज़ जो अपडेट हैं वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। आइए दोस्तों, करते हैं आदेश की तरफ चर्चा। तो दोस्तों, बीकानेर की तरफ से नवीन जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, फिर से यहाँ पर आज की डेट में आपको बता देता हूँ। पहले तो सबसे पहले यहाँ पर आज की जो डेट है, आप डेट देख सकते हैं दोस्तों, 27 अगस्त 2026 8:03 में अभी आदेश जारी हुआ है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि सबसे पहले विद्या संबल योजना के बारे में जो अपडेट देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको दौलत टेक्निकल के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाए जाने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, भर्ती पहले आपको बता देता हूँ अस्थायी हैं। जैसे ही वैकेंसी निकलती हैं या वैकेंसी जो निकली हुई है उस पर ज्वाइनिंग मिलती है तो आपको हटा दिया जाएगा पद भरते ही। यहाँ पर दोस्तों फिर से जो आदेश जारी किया गया है, आदेश में क्या बताया गया है कि विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देश किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के प्रथम चरण, जी हाँ दोस्तों, पहला चरण चल रहा है, के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाए जाने हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अस्थायी है दोस्तों भर्ती। जो भी शिक्षक साथी लगना चाहते हैं और वो तैयारी भी करना चाहते हैं तो इस चक्कर में नहीं रहे कि भर्ती स्थायी रूप से रहेगी, ये अस्थायी हैं। इसलिए आप यदि आप तैयारी के मूड में हैं तो तैयारी ज़रूर करें। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय ये सुनिश्चित किया जावे कि उक्त पद पर, यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, जो पद है उस पर IFMS 3.0 में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि IFMS 3.0 से किसी भी सरकारी कर्मचारी का वेतन जो है आहरण नहीं होना चाहिए। यदि उस पद से, जो भी पद है जिसके लिए आप वैकेंसी निकालते हैं प्रथम चरण के लिए, और यदि उस पद पर IFMS 3.0 से किसी भी शिक्षक का जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उसका वेतन हो रहा है, चाहे आपका विद्यालय में हो या अन्य किसी विद्यालय में, तो वो पद जो है उस पर यहाँ पर बताया गया है स्वीकृत हैं और आहरण नहीं हो जाए। यानी कीजिए उस पद से किसी का भी वेतन उठना नहीं चाहिए। यदि उठ रहा है तो वो पद क्या है, भरा हुआ माना जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, साथ ही आपके ज़िले में पूर्व में इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति आदेश जारी किया गया है तो उक्त विज्ञप्ति आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावे। वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है, अतः उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो ये सा है, जो ये कार्यक्रम है प्रथम चरण वाला, ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही रखा गया है, इसलिए प्रथम चरण इसको नाम दे दिया गया है बीकानेर के आदेश के अंदर। पहले ये बीकानेर के द्वारा निकाला गया था, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब ऐसा प्रावधान इसमें कर दिया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी पद है ये IFMS 3.0 में स्वीकृत हैं और उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों जारी किया गया है तो उक्त आदेश विज्ञप्ति पत्र में संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावे, और ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही लागू है। यहाँ पर दोस्तों नीचे आप आदेश देख पा रहे हैं, पूरा आदेश है
राज रेफरेंस नंबर भी दिया हुआ है। यहाँ पर कार्यालय मुख्य शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा वाला भी यहाँ पर आदेश है। इस प्रकार का जो आदेश है दोस्तों विज्ञप्ति जारी की गई है। यहाँ पर जो भी ज़िला है उस ज़िले का नाम यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि ये कंप्लीट बीकानेर से बना करके भेजा है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अंतर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक इतने के अनुसार जयपुर के राजकाज रेफरेंस नंबर भी दिए गए हैं। दिनांक 18 अगस्त 2026 तथा वित्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम विभाग के परिपत्र क्रमांक के अनुसार यहाँ पर जयपुर दिनांक 30 मार्च 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देश के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः स्थायी तौर पर लगाया जाना है, ऐसा इसमें आया हुआ है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के जो पद हैं, योग्यता हैं, शर्तें हैं और प्रक्रिया हैं जो इस प्रकार से रहने वाली हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यता प्राध्यापक भर्ती का, यानी कि यहाँ फर्स्ट ग्रेड का ही दिया गया है। विभिन्न विषय दे दी गई है। यहाँ पर नियम 2021 के ही लागू होंगे, ये ध्यान रखना है दोस्तों। ये जो नोट दिया हुआ है इसको आप अवश्य पढ़ें। यदि मैं पढ़ता हूँ तो बहुत सारा टाइम इसमें लग जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें मैं मेन चीज़ें बता देता हूँ। जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में है सेवानिवृत्त निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हैं तो पात्र होंगे, बशर्ते आवेदित पद की न्यूनतम जो वांछित योग्यता अर्जित की होनी चाहिए। और जो सेवानिवृत्ति के जो शिक्षक हैं, रिटायरमेंट वाले कर्मचारी 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होने चाहिए। यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों, यहाँ पर जो भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने वाले जो पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की होनी अनिवार्य होगी। ध्यान रखना है दोस्तों, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो वांछित अर्हता है, 5वां पॉइंट आपको ध्यान में देना है। और एक सेवानिवृत्त वालों को 4था पॉइंट ध्यान में रखना है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा वो यहाँ पर जो सेवानिवृत्त शिक्षक है उनको प्राथमिकता भी दी जाएगी, ऐसा आदेश में लिखा हुआ है। ठीक है। और नीचे देखेंगे दोस्तों, रिक्तियों के अनुसार दोस्तों विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। हाँ दोस्तों, स्वीकृत भी होना चाहिए, स्पष्ट रिक्त पद माना जाएगा। यानी कि IFMS 3.0 पर किसी का पेमेंट उठना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखना है। यदि उस पद पर किसी का भी जो अन्य विद्यालय में कोई लेक्चरर पढ़ा रहा है या कोई भी व्याख्याता अध्यापन करवा रहा है और उस विद्यालय की सीट से, यानी कि उस विद्यालय की IFMS 3.0 से वेतन आहरित कर रहा है, उठा रहा है, यानी कि उसको सैलरी मिल रही है, तो फिर वो खाली नहीं माना जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब भी खाली माना जाएगा, रिक्ति तभी मानी जाएगी। रिक्तियों का प्रकाशन किस प्रकार से रहेगा? विद्यालय स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन अवलोकन संबंधित विद्यालय PO विद्यालय के नोटिस बोर्ड क्षेत्र ग्राम के सार्वजनिक स्थान जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभाग के वेबसाइट, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर education.rajasthan.gov.in पर भी किया जाएगा। यानी कि इन सभी के द्वारा इनका प्रकाशन किया जाएगा। ध्यान में रखना है, रिक्तियाँ कौन सी मानी जाएगी? रिक्ति वही मानी जाएगी जिसका IFMS 3.0 में कोई भी वेतन आहरित नहीं किया गया है। और इनका प्रचार प्रसार जो है प्रकाशन इस प्रकार से सभी वेबसाइटों में किया, यानी कि एजुकेशन वेबसाइट पर किया जाएगा। और नोटिस चस्पा भी किया जाएगा PO में, CBO में और DO में। आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है? यहाँ पर जो आवेदन प्रक्रिया रहने वाली है वो इस प्रकार से रहने वाली है दोस्तों, किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक निजी अभ्यर्थी, यानी कि या तो सेवानिवृत्त होगा या फिर कोई भी निजी अभ्यर्थी होगा जो उस पद की पात्रता रखते हो, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य PO को स्वयं
व्यक्ति से विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वयं को जाना होगा, किसी के द्वारा भी यहाँ पर आपको नहीं भेजना है फॉर्म, स्वयं खुद जाएंगे विद्यालय पर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। प्राचार्य पीओ के स्वयं व्यक्ति से विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। इस लाइन को भी आपको नोटिस करना है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर वरीयता का जो निर्धारण है किस प्रकार से किया जाएगा। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु पात्र आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन सभी संबंधित प्राचार्य पीओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची के पद की वांछित जो न्यूनतम योग्यता है, प्राप्तांकों का 75% व प्रशैक्षणिक योग्यता के 25% अंक बार जोड़कर किया जाएगा। यानी कि आपको इस प्रकार से इसका प्रकाशन करना है दोस्तों। यानी कि जो न्यूनतम योग्यता है उनके 75% और BSTC या बीएड जो है उनका 25% जोड़ करके अंकवार करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता के रूप में ऊपर रखा जाएगा। जो सेवानिवृत्ति का फॉर्म आ जाता है तो उनको सबसे पहले रखा जाएगा। सेवानिवृत्त कार्मिकों का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। ये भी ध्यान में रखना है। समान अंक आता है दोस्तों, जैसे मान लो किसी के 70 में से 70 वाले मिल गए तो फिर आपको क्या करना है, जो इनमें से अधिक उम्र वाला है दोनों में से उसको प्राथमिकता दी जाएगा। यदि आपके सामने सेवानिवृत्त कार्मिक आ जाता है तो फिर उसको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन दोनों निजी अभ्यर्थी होंगे तो फिर उनमें से जो सीनियर हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। ये भी ध्यान में रखना है कि किसी को भी यहाँ पर इंटरव्यू देने की आवश्यकता नहीं है। परिवेदना प्रस्तुत करना, पात्रता तथा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति नियमानुसार कार्यवाही करेगी। दोस्तों यहाँ पर जो पदनाम है, यहाँ पर जो विवरण है, वो जो CDO है वो अध्यक्ष रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि CDO साहब तो अध्यक्ष रहेंगे। यहाँ जो मुख्यालय माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं सदस्य रहेंगे और मुख्य ब्लॉक CBO जो CBO है, CBO अधिकारी यहाँ पर सदस्य रहेंगे और जिला मुख्यालय का ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव माना जाएगा। इस कमेटी के तहत जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंसा सहित प्राप्त परिवेदनों को संबंधित जिले के जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामित अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय के लिए जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। यानी कि या तो जिला कलेक्टर खुद होंगे या फिर उनके द्वारा जो कोई भी नामित या अधिकृत जो प्रतिनिधि हैं उनको सौंपे जाएंगे। जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामित अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा। यानी कि जो उनका निर्णय है वही अंतिम होगा। विद्या संबल योजना के तहत मानदेय क्या रहने वाला है। दोस्तों विद्या जो संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के पदवार प्रति घंटा मानदेय निम्न अनुसार दिया जाएगा। प्राध्यापक जो लेक्चरर हैं उनका कक्षा 11-12 में पढ़ाने का समय जो है वेतन है वो 4000 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से होगा। अधिकतम उनको मासिक जो वेतन दिया जाएगा वो 30,000 रुपये दिया जाएगा। यानी कि घंटे के हिसाब से पढ़ाते हैं तो 4 घंटे और यदि मासिक वेतन पर पढ़ाते हैं तो 30,000 रुपये उनको दिए जाएंगे। जो अन्य शर्तें हैं वो इस प्रकार से रहने वाली हैं। चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी। प्राचार्य पीओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो समय पीओ द्वारा या प्राचार्य द्वारा जो समय और दिनांक दी गई है उस पर उनको कार्य करना है। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। यदि आप अपनी सहमति नहीं देते हैं 7 दिन के अंदर तो जो दूसरा बंदा है उसको यहाँ पर वरीयता दे दी जाएगी 7 दिन के अंदर। गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो सत्रांत हैं इनकी 31/3/2027 तक अथवा नियमित प्रक्रिया के पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, या तो कोई भर्ती से अभ्यर्थी आ जाता है तब तक आपका पद भरा रहेगा, यानी कि आपको अस्थायी तक लगाया जाएगा, या फिर 31 मार्च नहीं आ जाती, दोनों में से जो भी पहले होगा वहाँ तक आपको रखा जाएगा, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। उक्त सेवाएं चूँकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रही है, अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिए स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी। चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी। ये भी स्पष्ट किया गया है दोस्तों कि आप भविष्य के अंदर, यहाँ पर आदेश में स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में आप राजकीय सेवा के लिए स्थायी हेतु मांग नहीं करेंगे कि हमारे को परमानेंट किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा पहले से दोस्तों आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है। गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र 31 मार्च 2021 में वर्णित किया गया है, यानी कि आपको उन्हीं नियमों के अनुसार चलना होगा। यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण जो देखने को मिलेगा वो ये है कि गेस्ट फैकल्टी के लिए कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य पीए द्वारा किया जाएगा। कार्य कुशलता, दुराचार, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थित की दशा में प्राचार्य पीओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा। यदि आप प्राचार्य पीओ के अनुसार काम नहीं करते हैं या फिर अनियमितता रखते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो फिर आपका जो है बिना कारण बताए आपको गेस्ट फैकल्टी से हटा दिया जाएगा। यहाँ पर कार्यक्रम सारणी इस प्रकार से रहने वाले दोस्तों, जो नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोड़ करके 27 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक, इन 27 अगस्त को पीओ की मीटिंग होगी, समिति का गठन होगा। पीओ विद्यालय स्तर पर जो विज्ञप्ति जारी की जाएगी 31/8 तक की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा जो आवेदन तिथि है वो 1 तारीख को किया जाएगा। 1 तारीख से 7 सितंबर तक आप 12 बजे तक कर सकते हैं। इसमें पूर्णतः संशोधन आ गया है। प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना पीओ स्तर पर रहेगा। यहाँ पर 8 सितंबर तक 4 बजे तक किया जाएगा। पीओ विद्यालय चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच कर अभ्यर्थियों की वरीयता सूची अस्थायी तैयार कर जारी करना। अस्थायी वरीयता सूची में आपत्ति मांगना, ये आपको 9 सितंबर से 10 सितंबर तक मांगना होगा, 2 बजे तक। इसके बाद में दोस्तों छठा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अभ्यर्थियों की जो आपत्ति के निस्तारण पश्चात अंतिम एवं स्थायी वरीयता सूची जारी कर स्थायी वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 3 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार किया जाएगा 11 सितंबर तक। दोस्तों यहाँ पर जो तिथियाँ हैं उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। यहाँ पर पीओ विद्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचाना होगा 12 सितंबर दोपहर 12 बजे तक। इसी प्रकार से सीबीओ द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के जो आवेदन पत्र हैं एवं चयन सूची हैं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचाना होगा 14 सितंबर 12 बजे तक पहुंचाना होगा। यहाँ पर दोस्तों सीबीओ के द्वारा जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन तिथि 15 तारीख यानी कि 15 सितंबर 5 बजे तक की जाएगी। आदेश जारी करेंगे 15 सितंबर रात्रि 11 बजे तक, यानी कि रात्रि के 12 बजे तक ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे 15 सितंबर तक। सबसे महत्वपूर्ण जो नोट दिया गया है दोस्तों यहाँ पर कार्यक्रम एवं समय सारणी इंडिकेटिव है, यानी कि यहाँ पर फिक्स है। संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सारणी दी गई है इसमें संबंधित जो जिला शिक्षा अधिकारी है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है, सीडीओ साहब हैं, वो परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये ऑर्डर हैं और ये ऐसा का ऐसा ऑर्डर दिया गया है। यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर आपको देखने को मिल जाएंगे, ज़िले का नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका जो आवेदन प्रारूप है इस प्रकार का रहने वाला है। आपका फ़ोटो लग जाएगा, आवेदन का नाम लग जाएगा, पिता का नाम, आवेदित विद्यालय का नाम, आवेदित पद का नाम, किस पद आप फॉर्म भर रहे हैं, आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि क्या है, जन्म तिथि क्या है, शैक्षणिक योग्यता में माध्यमिक की 10वीं में कितनी थी, वर्ष कौन से वर्ष में पास हुए और कितने प्रतिशत आपके बने। यहाँ पर 12वीं में किस वर्ष को पास की, कितने प्रतिशत आपके पास में बने। इसके बाद में दोस्तों बीए कौन से वर्ष में की, कितनी प्रतिशत आपकी बनी, और एमए की प्रतिशत। इसी प्रकार से
प्रशैक्षणिक योग्यता जो बीएड है या शिक्षा शास्त्री हैं, जो भी आपके पास में है वो उसका वर्ष, उसकी प्रतिशत आपको यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों यहाँ पर जो डीएलडी है या उसके समक्ष दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी इसका नाम डीएलडी कर दिया गया, पहले इसका नाम बीएसटीसी था, और इसमें जो शिक्षक साथी हैं स्पेशल वाले वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो उनका वर्ष और उनका प्रतिशत भी आपको यहाँ पर लिख देना है। वैद्य पात्रता परीक्षा यानी कि जो आपने रिट उत्तीर्ण की है, कोई भी रिटायरमेंट शिक्षक रहेगा तो इसके लिए वो बाध्य नहीं है। आपको जो भी सीनियर जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं यदि वो इसमें लगते हैं, उनके पास रीट नहीं है तो वो बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। उसका वर्ष और प्रतिशत जो भी कि निजी विद्यार्थी हैं। आपका निवास पता स्थायी होना चाहिए और एक वर्तमान पता जहां पर आप रह रहे हैं। दोस्तों मोबाइल नंबर, जाति वर्ग कौन सा है, आरक्षित वर्ग होने पर आपको लगाना है डॉक्यूमेंट्स। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि यदि आप विकलांग हैं, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यक्ता, स्पोर्ट्स पर्सन जो भी हैं, आप यहाँ पर आपको लगा देना है। आपका आधार कार्ड की प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त होने चाहिए। यानी कि आपको 2 इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं। शपथ पत्र में शपथ पूर्व घोषणा करता हूं कि चूँकि मेरी सेवाएं गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः स्थायी तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिए स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी। मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जाएगी। ऐसा आपको एक शपथ पत्र तैयार करना है। दोस्तों अब यहाँ पर जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न सूची, संलग्न 1 से 13 तक के स्व प्रमाणित छाया प्रति एवं वित्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार 30 मार्च 2021 द्वारा जारी प्रारूप शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहते हैं और आवेदक के यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों पूरी विज्ञप्ति आप लोगों के सामने मैंने पेश कर दी है। यदि किसी प्रकार से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जा कर के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको यहाँ पर यानी कि इस वीडियो में कोई भी यदि आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपसे सभी से आशा है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।